बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कानून शहादत आर्डर 1984 हेयर से एविडेंस की कुछ एक्सेप्शंस हमें दे रहा है। बुनियादी असूल ये है कि हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस, उसकी एडमिसिबिलिटी कतई सूरत नहीं होती। लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जब हेयर से एविडेंस एडमिसिबल एविडेंस के तौर पे सामने आती है और कानून शहादत आर्डर 1984 के आर्टिकल 46(1) एक ऐसी एक्सेप्शन दे रहा है जो कि करीबुल मर्ग शख्स के बयान के बारे में है। करीबुल मर्ग शख्स एक ऐसा फर्द है जो निज़ाह की हालत में हो, मरने के करीब हो और उसको खतरा लाहिक हो कि किसी भी वक्त उसकी मौत हो सकती है। ऐसा शख्स जब कोई बयान अपनी मौत के बायस बनने वाली वजूहात के बारे में देता है तो ऐसी बयान को डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। कानून ये प्रज्यूम करता है कि मरने वाला शख्स झूठ नहीं बोलता। इसी वजह से डाइंग डिक्लेरेशन अगर दूसरी शहादतों के साथ कोरैबोरेट हो रहा हो, उसकी तायद हो रही हो, तो ये कन्विक्शन की बुनियाद बन सकता है। आर्टिकल 46(1) जो है वो कहता है कि ऐसा बयान जो किसी शख्स ने अपनी मौत के बाइस या मौत के मामले के तमाम हालात के बारे में दिया हो, ऐसी वजूहात जिनकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। मसलन ए ने बी को कत्ल किया है, ए गिरफ्तार हुआ है। अब बी का जो मकतूल है उसका ऐसा बयान जिसमें मरने से पहले उसने वाज़ेह किया कि ए ने फलां वक्त फलां जगह पे उसको इस अंदाज से कत्ल किया, इस अंदाज से फायर मारा, इस अंदाज से उसने कोई असलह का मसल्ला होकर मेरे ऊपर हमला किया। कोई भी ऐसा बयान, कोई भी ऐसे हालात जो वो उन बयान के ज़रिए वाज़ेह कर रहा है जिसकी बिना पे बाद में उसकी मौत वाक़या हो जाती है, तो ऐसे बयान को डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। आर्टिकल 46 कहता है कि ऐसी सूरत जिसमें ऐसे शख्स की तरफ से कोई बयान, जो बयान उसकी मौत के साथ रिलेट हो, वो रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है। ऐसी सूरत में जिसमें कोई शख्स की मौत का बायस ज़ेर बहस हो कि मौत कैसे हुई है, जब बयान किसी शख्स ने अपनी मौत के बायस या इस मौत की वजह बनने वाले मामला के हालात में से किसी के बारे में किया हो, जिन हालात की बिना पर उसकी मौत वाक़या हो जाए, ऐसे बयानात जो हैं वो रेलिवेंट हैं। ख्वाह बयान कनिंदा उस वक्त जब कि मज़कूरा बयान किए गए हों वो इमिनेंट फियर ऑफ डेथ में था, उसको ये ख़तरा था कि मैं मर जाऊंगा या नहीं, और ख्वाह इस कार्रवाई की नवीयत जिसमें इसकी मौत का बायस ज़ेर बहस आ रहा हो किसी भी नवीयत की हो, तो ऐसा बयान जो है वो एक रेलिवेंट फैक्ट होगा और आर्टिकल 46(1) के तहत ये बयान जो है वो एक
एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर सामने आएगा, और डाइंग डिक्लेरेशन को तस्लीम करने के लिए ये लाजमी है कि जो बयान दे रहा है बंदा, जिसको अपनी मौत का अंदेशा है, वो अपनी मौत की वजूहात बयान कर रहा है, उसकी कैपेसिटी जो है वो गवाही देने वाले की अहलियत रखता हो, यानी एक कम्पिटेंट फिटनेस के तौर पर उसको ट्रीट किया जा सके, और उसके बयान के ऊपर इसी तरह से रिलाय किया जाएगा जिस तरह से एक गवाह के बयान पर किया जाता है। डाइंग डिक्लेरेशन के लिए ज़रूरी है कि बयान देने वाला शख्स जो है वो फौत हो जाए। दूसरी इंग्रेडिएंट ये है कि हर मुमकिन सूरत में डाइंग डिक्लेरेशन जो बंदा बयान दे रहा है उसके अपने अल्फाज में होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसा बयान कनिंदा की मौत का बायस बनने वाले हालात के बारे में हो कि इन वजूहात की बिना पर इस तरह से मेरे ऊपर हमला किया गया, मकतूल ये बयान देगा, और मरहूम शख्स की मौत का बायस जो है वो ज़ेर बहस हो, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो। और जब भी डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबिलिटी के लिए कोर्ट में आए तो ये एक मुकम्मल बयान होना चाहिए, और डाइंग डिक्लेरेशन की तस्दीक कोरैबोरेटिव एविडेंस के साथ, तायदी शहादत के साथ होनी चाहिए। डाइंग डिक्लेरेशन ज़बानी तौर पर भी दिया जा सकता है, तहरीरी सूरत में भी दिया जा सकता है, और अगर इस काबिल नहीं है वो शख्स जिसको जो मजरूब था, जो फौत होने से पहले बयान रिकॉर्ड कर रहा है, कि वो ज़बानी दे सके, तहरीरी दे सके, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन अशारों के ज़रिए भी वाज़े कर सकता है। कानून कुछ कंडीशंस वाज़े करता है कि डाइंग डिक्लेरेशन के लिए ये लाजमी है कि मजरूब ने जब बयान दिया है तो बयान कनिंदा की मौत उसके बाद वाक़या हो जाए, और डाइंग डिक्लेरेशन देने वाला जो शख्स है उसने ऐसे हालात के बारे में बयान दिया हो जिनकी वजह से उसकी मौत हुई है। डाइंग डिक्लेरेशन आकल और बालिग शख्स की तरफ से दिया जाना लाज़िम है, क्योंकि कॉम्पिटेंट फिटनेस के तौर पे वो उसकी कैपेसिटी मौजूद हो। अगर वो गवाही देने की अहलियत नहीं रखता, देन उसका डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो एडमिसिबिलिटी उसकी डाउटफुल होगी, एडमिसिबिलिटी नहीं हो सकती। एक पागल शख्स की तरफ से दिया गया जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसकी कोई अहमियत नहीं है। उस डाइंग डिक्लेरेशन की अलबत्ता कोरैबोरेटिव एविडेंस के साथ अगर कोई बात साबित हो जाती है उसकी, देन उसको अहमियत दी जा सकेगी, अदरवाइज डायरेक्टली उसको एडमिसिबल नहीं किया जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन मुकम्मल होना चाहिए ताकि किसी लाजमी नतीजे पर पहुंचना मुमकिन हो सके। अब डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो ऐसे शख्स के बारे में दिया जाता है जो मजरूब शख्स जो बाद में फौत हो गया उसकी मौत का बायस बना है, या उस बंदे की मौत का बायस अगर ज़्यादा लोग बने हैं तो उनके बारे में जो बयान है वो डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल है, उन अशखास के खिलाफ है। और अगर बयान देने वाला
ڈائنگ ڈکلریشن دینے والا ایسا بیان دیتا ہے جو اس کی موت کا سبب واضح نہیں کر رہی، یا بیان کنندہ جو ہے وہ جو بیان دے رہا ہے اس کی موت ان حالات، ان واقعات اس کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس ملزم کی ضربوں سے نہیں ہوتی، دین یہ ایڈمیزیبل ڈائنگ ڈکلریشن ہوگا۔ ڈائنگ ڈکلریشن اگر ایڈمیسیبل ایویڈنس ہو جاتی ہے تو اس کو ہمیشہ سے ایک انڈیپینڈنٹ کوریبوریٹو ایویڈنس کے ذریعے ثابت کیا جائے گا۔ ڈائنگ ڈکلریشن ایک پولیس آفیسر کے سامنے ریکارڈ کیا جاتا ہے، یا ایک ڈاکٹر کے سامنے، یا جب پولیس بھی نہ ہو، ڈاکٹر بھی نہ ہو، اور اندیشہ ہو کہ یہ بندہ مرنے کے قریب ہے، تو عام شخص جو ہے، ایک پرائیویٹ پرسن بھی ڈائنگ ڈکلریشن لکھ سکتا ہے یا نوٹ کر سکتا ہے یا سامنے اس کو سن سکتا ہے۔ قانون اس بات کے اوپر زیوم کر لیتا ہے کہ مرنے والا شخص جھوٹ نہیں بولتا، اسی وجہ سے اگر ایک ڈائنگ ڈکلریشن کے تمام جو انگریڈینٹس ہیں ان کو پورا کیا گیا ہے، ان کی شرائط کو واضح کیا گیا ہے، تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں، اور اس ڈائنگ ڈکلریشن کی انڈیپینڈنٹ کوریبوریٹو ایویڈنس سے تصدیق ہو رہی ہے، تو اس بنیاد پر ایک یا جو لوگ اس مضروب شخص کی ڈائنگ ڈکلریشن دینے والے کی موت کا سبب بنے ہیں، ان کی کنوکشن ہو سکتی ہے۔ اب ڈائنگ ڈکلریشن جب تمام کنڈیشنز، تمام قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نوٹ کیا گیا، اس بنا پہ جو نامزد ملزم تھا اس نے ضمانت کی رعایت لینی چاہیے، تو قانون ایسے شخص کو ضمانت کی رعایت نہیں دیتا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2017 YLR پیج ہے 278 میں۔ لیکن اگر میرٹ بن رہا ہے، میرٹ کے اوپر ملزم ضمانت کا حقدار ہو، دین ڈائنگ ڈکلریشن کی وجہ سے اس کی ضمانت نہیں روکی جائے گی۔ ایسی صورت میں اس کی ضمانت اس کا حق ہے، اس کو دے دی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 1999 CRLJ پیج ہے 564 میں۔ جس وقت ڈائنگ ڈکلریشن میں کوئی اسپیسیفک فورم پرووائڈ نہیں کیا گیا کہ کس بندے کو، کس پولیس آفیسر کو، یا کسی ڈاکٹر کو، یا کس پرائیویٹ پرسن کو ڈائنگ ڈکلریشن ریکارڈ کروایا گیا، دین ایسا ڈائنگ ڈکلریشن جو ہے وہ ایڈمیزیبل نہیں ہوگا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2017 MLD پیج ہے 105 میں۔ اب اگر ایک مضروب شخص جس کو اپنی موت کا فوری خطرہ ہے، وہ FIR درج کروا دیتا ہے اپنی موت ختم ہونے والے حالات کے بارے میں، تو اس کی وہ FIR ہی ڈائنگ ڈکلریشن کے طور پہ ایڈمیزیبل کی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2000
3 PCRLJ पेज है 480 में। अब ये एक टेक्निकल सी बात है कि डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ इसी सूरत में नहीं होगा कि जिस वक्त मरने वाले को ये हो कि बस मैं मरने जा रहा हूं। मौत का फौरी खतरा होना लाजमी नहीं है। कोई भी शख्स अपने एप्रीहेंशन ऑफ डेथ के बारे में कि मेरी मौत हो सकती है, मौत ना भी हो, तो वो रिकॉर्ड तो करवा सकता है और ऐसा बयान जो है वो एडमिसिबल होगा। यदि बयान हल्फ जो डाइंग डिक्लेरेशन कलमबंद करने के लिए मौत का फौरी खतरा होना लाजम नहीं है। ये बात इंटरप्रेट भी की गई है 2002 PCRLJ पेज है 1798 में। अगर एक शख्स डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, पुलिस भी मौजूद नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं है, एक प्राइवेट पर्सन को रास्ते में जिस जगह पे उसको मजरूब किया गया वहां से वो हॉस्पिटल जा रहा था, रास्ते में वो बयान दे रहा है, एक तांगा के ऊपर उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है या एक गाड़ी में लेके जाया जा रहा है या एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा है। जब वो रास्ते में किसी प्राइवेट पर्सन को अपना डाइंग डिक्लेरेशन देता है तो वो प्राइवेट पर्सन एक कॉम्पिटेंट फोरम है, वो उसके डाइंग डिक्लेरेशन को सुन सकता है, उसको लिख सकता है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2013 PCRLJ पेज 36 में और 2013 PSC CRLJ पेज है 78 में। अब कानून कहता है कि एक शख्स जिसको अंदेशा मौत हो, जो बयान देता है उस बंदे की इस बयान को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है और उस बयान को इंडिपेंडेंट कोरैबोरेटिव एविडेंस अगर सामने आ जाती है तो उस बुनियाद पर सजा दी जा सकती है एक मुल्ज़िम को। यह बात इंटरप्रेट हुई है PLJ 2013 CRC पेज है 245 में। उसके बाद अगर 161 का बयान एक FIR की बाबत एक बंदा लिखवाता है, एक बंदे के ऊपर हमला होता है, वो मजरूब होता है, FIR होती है, FIR के बाद 161 की जो स्टेटमेंट है वो कलमबंद करवाता है, उसमें वो हालात व वाक़यात बताता है जिसकी तरह से उसके ऊपर हमला हुआ, जिस तरह से उसको ज़रबें लगी, और वो 161 के बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद फौत हो जाता है, तो उस बयान को चूंकि वो बयान रिलेट करता है उसकी मौत की वजह को, इस वजह से उस बयान को डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर एडमिसिबल एविडेंस के तौर पे लिया जा सकता है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2015 SCMR पेज 10 है और 2016 CRLJ पेज है 306 में। उसके बाद एक केस ला में सामने आई कि जिस वक्त डाइंग डिक्लेरेशन दिया जाता है उस वक्त जो मजरूब शख्स था उसको रिश्तेदारों ने घेरा हुआ था, डायरेक्टली किसी डॉक्टर को, किसी पुलिस ऑफिसर को बयान नहीं दिया गया। अब ऐसा बयान जो इस हालात में, जब वो बयान भी वाज़ेह नहीं, शोर शराबा था, रोना पिटना डाला हुआ था, तो ऐसा बयान जो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट और इंडिपेंडेंट उसका वजूद नहीं है, ऐसे बयान को एडमिसिबल शहादत के तौर पे नहीं लिया जाएगा। ये बात इंटरप्रेट भी की हुई है 1988 SCMR पेज है 1537 में।
اور اگر مضروب بیان دیتے وقت ایسی کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس کی مینٹل پوزیشن ہی ٹھیک نہیں تھی، وہ بے ہوش تھا، تو اس نے بیان کیسے دے دیا؟ جب وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا، بغیر ہوش و حواس میں دیا گیا ڈائنگ ڈکلریشن جو ہے وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پہ اس کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2008 پی سی آر ایل جے پیج ہے 376 میں۔ اب 2006 ایس سی ایم آر پیج 1628 میں ایک کیس لا آتا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ڈائنگ ڈکلیریشن ڈاکٹر کی موجودگی میں ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس چیز سے انکاری ہو گئے کہ ڈائنگ ڈکلیریشن قطعی صورت ان کے سامنے نہیں دیا گیا، ہو سکتا ہے کسی اور بندے کے سامنے ہوا ہو۔ البتہ یہ بات سامنے آئی کہ ڈائنگ ڈکلیریشن ہاسپٹل کے اندر ہوا ہے، تو ہاسپٹل کے عملے میں سے کسی کو گواہ نہیں رکھا گیا، تو ایسا ڈائنگ ڈکلیریشن ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر کنوکشن نہیں ہو سکتی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 2006 ایس سی ایم آر پیج ہے 1628 میں۔ اب ڈائنگ ڈکلیریشن ریکارڈ کرنے والا جو شخص ہے اس شخص کی بیان کے اوپر جرا نہیں ہوتی، اگر کراس ایگزامن نہیں کیا جاتا تو ایسی جرا کے بغیر ڈائنگ ڈکلیریشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2012 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1918 اور پی ایل جے 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ پیش تھا 1002 میں۔ اس کے بعد ڈائنگ ڈکلیریشن میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ دو طرفہ لڑائی ہوئی، دوسری پارٹی کو بھی فائر لگے، دوسری پارٹی بھی مضروب ہوئی، ان کو بھی فائر ہوئے۔ اب ایک بندہ مرنے سے پہلے صرف یک طرفہ بیان دے کے مر جاتا ہے تو ایسا ڈائنگ ڈکلیریشن جو ہے وہ مشکوک ہوگا اور اس کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2009 پی سی آر ایل جے پیج ہے 797 میں۔ اور اگر ایسی حالات میں ایک مقتول ڈائنگ ڈکلیریشن لکھوا رہا ہے جب وہ شوق میں تھا، بولنے میں دشواری تھی، ڈائنگ ڈکلیریشن بعد میں لکھا گیا ہے، بندہ مر گیا، اس کے بعد اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سیدھے پدرے کر کے بیان سیدھا کر لیا جاتا ہے، تو ایسا ڈائنگ ڈکلیریشن مشکوک تصور کیا جائے گا اور ایسے ڈائنگ ڈکلیریشن کو ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پہ نہیں ٹریٹ کیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 1999 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1305 میں۔ اور اگر ڈائنگ ڈکلیریشن میں ایک مخصوص وقوع کا وقت، اس کا دن، اس کے گواہان کی موجودگی، ایک مکمل اس وقوع کی جائے واردات کے اوپر جو وقوع سرزد ہوا ہے وہاں کون کون لوگ موجود تھے، اگر یہ مکمل سٹوری نہیں لکھی جاتی تو وہ ایڈمیسیبلٹی جو ہے اس کی خطرے میں ہوگی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2009 پی سی آر ایل جے پیج ہے 797 میں۔ اس کے بعد ڈائنگ ڈکلیریشن کوریبوریٹی ایویڈنس کے ساتھ ہی اس کو ثابت کیا جائے گا اور تائیدی شہادت کے بغیر صرف اور صرف ڈیکلریشن کے اوپر ہی
किसी को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन एक कमज़ोर तरीन शहादत के तौर पे सामने आता है, क्योंकि बर्रे सगीर पाक व हिंद में आम तौर पे दुश्मनी में लोग एक दूसरे को इंक्रिमिनेट कर जाते हैं। तो इस वजह से कोलैबोरेटिव एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक डाइंग डिक्लेरेशन के साथ इंडिपेंडेंट कोलैबोरेटिव एविडेंस साबित नहीं हो जाती, तब तक उसकी बुनियाद पर सज़ा नहीं दी जा सकती। ये बात PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 662 और 2014 YLR पेज है 1436, इसमें यह वाज़ेह किया गया था। अब एक केसला सामने आता है 2014 PCRLJ पेज है 715 में। इसमें डाइंग डिक्लेरेशन कोई वाज़ेह नहीं है, डाइंग डिक्लेरेशन का फॉर्म वाज़ेह नहीं है, किसके सामने किया गया है, और ना ही उसको एग्जिबिट करवाया गया है एविडेंस में। तो ऐसी बुनियाद पर बार बार उस डाइंग डिक्लेरेशन को सामने लाना जो है वो एडमिसिबल नहीं होगा। बाद में अगर लेके आया गया है तो एडमिसिबल नहीं होगा, एडमिसिबल ही तस्वर किया जाएगा। ये बात इंटरप्रेट की गई थी 2014 PCRLJ पेज 715 में। अब अगर वकूआ रात के अंधेरे का डाइंग डिक्लेरेशन में दिया गया है और डाइंग डिक्लेरेशन में जो मकतूल है जब बयान दे रहा था उसने ये भी वाज़ेह नहीं किया कि उसको कैसे पता चला, उसने कैसे देखा, सोर्स ऑफ लाइट क्या था, कि उसको नजर कैसे आया कि फलां बंदा फायर चला रहा है या उसके पास बंदूक थी। क्योंकि रात के वक्त अंधेरे में 15 कदमों से जायद शनाख्त मुमकिन ही नहीं है। अब मकतूल कह रहा है कि तकरीबन कोई 50 कदमों का फासला था, तो फलां बंदा बंदूक थामे था और उसने फायर किया जो मुझे लग गया है मेरे बाजू पे या मेरे दिल पे या मेरे पेट में। तो बात दरअसल ये है कि जब वकूआ रात का है और रात के वक्त सोर्स ऑफ लाइट भी नहीं बताई जा रही, चांद की रोशनी है और चांद की रोशनी में 15 कदम से जायद आइडेंटिफिकेशन हो ही नहीं सकती। तो ऐसा डाइंग डिक्लेरेशन चूंकि इंडिपेंडेंट कोलैबोरेटिव एविडेंस नहीं रख रहा, तो इस बुनियाद पर कतई सूरत कन्विक्शन नहीं की जा सकती। यह बात इंटरप्रेट की गई थी 2016 PCRLJ पेज है 250 में। अब डाइंग डिक्लेरेशन अंडर आर्टिकल 46(1) जो है वो एक टेक्निकल प्रोविजन है और इनकम्प्लीट डिक्लेरेशन जो है एडमिसिबल नहीं होगा एविडेंस के अंदर। यह बात इंटरप्रेट भी हुई थी PLJ 2003 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज है 808 में। तो दोस्तों ये चंद बातें थी डाइंग डिक्लेरेशन के हवाले से, मैंने कहा दोस्तों से शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।